Friends, I am Rishikesh. Welcome you all to our YouTube channel, RN Pharmatech. Friends, we are starting with our new topic, design of experiment. And basically, ये जो टॉपिक होगा इसमें हम डिज़ाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट की थ्योरेटिकल हिस्ट्री जो है थोड़ी बहुत वो सीखेंगे, उसके बाद उसका इम्प्लीमेंटेशन भी सीखने वाले हैं। सो इस टॉपिक के बारे में हम जो वीडियोस बनाएंगे वो कुछ सेक्शन में डिवाइड करेंगे, जिससे सीखने में एक आसानी हो। और मोस्ट ऑफ द फार्मास्यूटिक्स हो गए, केमिस्ट्री स्टूडेंट हो गए, क्यूए के स्टूडेंट हो गए, जो क्यूबीडी बेस्ड अप्रोच में प्रोजेक्ट करते हैं, उनके लिए ये बहुत बेनिफिशियल रहने वाला है एज पर देयर पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोजेक्ट और either for a B pharmacy students also. We are starting with the design of experiment. Basically, design of experiment को समझने से पहले आपको experiment क्या होता है वो समझना जरूरी है। तो एक experiment जो होता है उसे हम एक कहते हैं कि जो hypothesis आपने establish किया है या जो hypothesis आपके mind में create हुआ है, उसको achieve करने के लिए जो हम steps यूज करते हैं उस steps को हम experiment कहते हैं। और जो hypothesis मतलब उस steps का जो result आएगा उसे हम final product बोलते हैं। Basically, अगर मैं एक hypothesis plot करूँ that I want to score 90% marks in mathematics. Okay, so this is my hypothesis. So इस hypothesis को पूरा करने के लिए मैं कुछ प्रोसेस फॉलो करूंगा, जैसे कि मैं अगर 1 आवर स्टडी कर रहा हूँ मैथ्स का तो मैं 2 आवर कर दूंगा, या फिर अदर स्टेप भी उसमें इनकॉर्पोरेट करूंगा। सपोज स्टडी मटेरियल को चेंज कर लूंगा या फिर कुछ नोट्स बनाऊंगा और वो नई नोट्स को यूटिलाइज करूंगा। ये सब मैं उस हाइपोथेसिस को अचीव करने के लिए प्रोसेस करने वाला हूँ। सो इन सब प्रोसेस को मैं एक एक्सपेरिमेंट कहूँगा और इस एक्सपेरिमेंट का एक फाइनल रिजल्ट रहेगा। दैट मे बी आइदर आर हाइपोथेसिस, आइदर मैं 90% मार्क्स ले लूंगा मैथमेटिक्स में, या फिर उससे कुछ मार्क्स कम रहेंगे या फिर कुछ मार्क्स ज़्यादा रहेंगे। तो इन सब टर्मिनोलॉजीज को हम एक एक्सपेरिमेंट में कंसिडर करते हैं। बेसिकली जो एक्सपेरिमेंट होता है उसका जो मेन सोर्स होता है वो होता है आपका रॉ मटेरियल या फिर आपका स्टार्टिंग मटेरियल। ओके, अगर मैं फार्मेसी का एक एग्जांपल दूँ तो फॉर्मुलेशन ऑफ पैरासिटामोल टैबलेट विथ 5% हार्डनेस इज माई एक्सपेरिमेंट गोल। ओके, सो ये हाइपोथेसिस बन गया। तो इस गोल को पूरा करने के लिए मुझे कुछ रॉ मटेरियल लगेंगे और फिर उसके बाद एक प्रोसीजर लगेगी जिसको हम एक्सपेरिमेंटल प्रोटोकॉल एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर बोलेंगे। ओके, सो ये होता है एक एक्सपेरिमेंट की एसेंशियल चीज़ें जो मैंने लास्ट में टर्मिनोलॉजी बताई है कि आई वांट 5% हार्डनेस। ओके, सो दैट इज कॉल्ड एज अ कंस्ट्रेंट। हर एक्सपेरिमेंट में हम कंस्ट्रेंट ऐड कर सकते हैं और कंस्ट्रेंट ऐड करना क्यों जरूरी है? तो बेसिकली फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट जो होते हैं उनमें कंस्ट्रेंट बहुत वैल्यूएबल रोल प्ले करता है। अगर कोई चीज़ आपको बनानी है तो आपको सिर्फ वो बनानी नहीं है, तो उसकी क्वालिटी को मेंटेन करना है और उसकी इंटीग्रिटी को मेंटेन करना है, उसलिए हमें कंस्ट्रेंट देना बहुत जरूरी है। आज अगर मैं कहूँ कि आई वांट टू फॉर्मुलेट पैरासिटामोल टैबलेट, सो इट इज जस्ट सिंपल एम, मैं पैरासिटामोल टैबलेट बनाऊंगा, पर उसकी क्वालिटी क्या होनी चाहिए? आइदर वो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल की तरह होनी चाहिए या नहीं। आइदर उसको अगर मैं यूएस में मार्केट कर रहा हूँ तो डब्ल्यूएचओ का परमिशन के लिए क्या एसेंशियल क्राइटेरिया है, कितनी क्वालिटी उसमें होनी चाहिए, उसकी प्योरिटी कितनी होनी चाहिए, उसकी स्ट्रेंथ कितनी होनी चाहिए, ये सब बनते हैं उसके कंस्ट्रेंट। ओके, सो मूविंग विद द हिस्ट्री ऑफ ड्यूई, तो यहाँ पे सर रोनाल्ड फिशर जो थे उन्होंने ये टर्म कॉइन की थी। तो ये जो थे एक ब्रिटिश स्टैटिस्टिशियन एंड बायोलॉजिस्ट थे। 1920 में इन्होंने डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट टर्म को कॉइन किया। ओके, और इसका जो फर्स्ट यूटिलाइजेशन हुआ था वो हुआ था एग्रीकल्चर फील्ड में। तो एक अगर शॉर्ट में बताऊँ तो एग्रीकल्चर में क्या होता है, बेसिकली हम फार्मिंग करते हैं तो हमको जो ईल्ड मिलती है वो हर साल अलग अलग मिलती है, उसकी क्वालिटी में भी वेरिएशंस आते हैं बहुत बार। तो इन्होंने इस चीज़ को समझा और उन्होंने एक टर्मिनोलॉजी लगाई डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट। उन्होंने उस एक्सपेरिमेंट को, उस फार्मिंग एक्सपेरिमेंट को डिजाइन किया। बेसिकली उन्होंने उन फैक्टर को समझा जिससे कि क्रॉप ईल्ड पे या क्रॉप की क्वालिटी पे जो है वो क्या अल्टरेशन आएंगे। तो उन फैक्टर को उन्होंने कंट्रोल करके फार्मर्स को बताया कि इस तरीके से अगर आप क्रॉपिंग करते हैं या फिर फार्मिंग करते हैं तो आपकी जो ईल्ड होगी, जो प्रोडक्ट ईल्ड जिसको हम बोलते हैं प्रोडक्टिविटी, तो वो बढ़ेगी और उसकी जो क्वालिटी है वो भी वो स्टैंडर्ड क्वालिटी के हिसाब से मेंटेन रहेगी। ओके, सो सबसे पहला जो यूटिलाइजेशन था वो हुआ था फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर में। ओके, उसके बाद सेकंड यूटिलाइजेशन जो हुआ था वो था केमिकल इंजीनियरिंग में। ओके, केमिकल इंजीनियरिंग में, बिकॉज क्या होता है हर वक्त जो डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट स्पेस है ये केमिकल इंजीनियरिंग में इंट्रोड्यूस करना बहुत जरूरी था। बिकॉज केमिकल इंजीनियरिंग में जो ईल्ड रहती है वो बहुत फ्लक्चुएटिंग रहती है। केमिस्ट्री जो फील्ड है वहाँ पे ईल्ड का फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा रहता है। आप एक एक्सपेरिमेंट को मतलब 10 बार परफॉर्म करें और उसी एक्सपेरिमेंट को आप जब 11वीं बार परफॉर्म करेंगे तो हर जो एक्सपेरिमेंट आपने परफॉर्म किया है उसमें ईल्ड वेरिएशन बहुत आता है। मतलब आज आपने सपोज एसिक्लोफिनॉल बनाया है या कुछ भी एक फॉर्मुलेशन बनाया है, सपोज सी आपका प्रोडक्ट बनाना था ए और बी रिएजेंट लेके, तो उसी सेम प्रोसीजर को फॉलो कर करके आपने जब बनाया तो हर इसमें कुछ वेरिएशन आए प्रोडक्ट की ईल्ड में और उसकी प्योरिटी में। ओके, तो वहाँ पे केमिकल इंजीनियरिंग में रोबस्टनेस लाना बहुत जरूरी था, इसलिए उसका यूटिलाइजेशन वहाँ पे हुआ। उसके बाद आया जो इंजीनियरिंग के अदर ब्रांचेस हैं वहाँ पे इसका इंप्लीमेंटेशन हुआ। ओके, एंड आफ्टर दैट इट कम इनटू कंसिडरेशन ऑफ द फील्ड ऑफ मेडिसिन। ओके, फील्ड ऑफ मेडिसिन में ये बहुत लेट आया। लेट आने की कुछ रीजंस है। लेट आने का सबसे मेन रीजन है कि मेडिसिनल फील्ड जो है वो डायरेक्टली टारगेट करती है हेल्थ ऑफ द पेशेंट। ओके, हेल्थ ऑफ पेशेंट या फिर हेल्थ ऑफ सोसाइटी भी हम बोलेंगे। ओके, सो जहाँ पे भी हेल्थ का एक कंसर्न आता है या फिर सेफ्टी ऑफ ह्यूमंस का एक कंसर्न आता है तो वहाँ पे हमको उस चीज़ को ट्रायल एंड टेस्ट करना बहुत जरूरी है। जब तक कोई न्यू टेक्नोलॉजी को या न्यू टर्मिनोलॉजी को या न्यू ड्रग और एपीआई को फार्मेसी में इंट्रोड्यूस करना है या फिर मेडिसिनल फील्ड में इंट्रोड्यूस करना है तो उसको बहुत सारी टेस्ट में से जाना जरूरी है, बिकॉज इट डायरेक्टली अफेक्ट ऑन द पेशेंट हेल्थ। ओके, सो दैट्स व्हाई इट टेक्स वेरी लॉट्स ऑफ ईयर टू गेट इंट्रोड्यूस इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन। जैसे कि अगर हम रिसेंटली बात करें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, तो रिसेंटली आईसीएमआर जो है उन्होंने आईसीएमआर ने न्यू गाइडलाइन फॉर एआई विद द इथिकल गाइडलाइंस उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है, जिससे कि जो एआई का जो एक कंसर्निंग मतलब डाउट थे लोगों के मन में वो कम हो सके या वो समाप्त हो सके, इसलिए उन्होंने न्यू गाइडलाइन को इंट्रोड्यूस किया। उसी तरीके से जब ड्यूई आया था तो ड्यूई के लिए भी जो कि क्यूबीडी के एस्पेक्ट से आया था तो वहाँ पे भी Q8R2 से लेके Q14 तक बहुत सारी गाइडलाइन वहाँ पे न्यू इंट्रोड्यूस की गई थी। ओके, सो दिस इज हाउ बेसिकली द टर्मिनोलॉजीज वेरीज। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, सो आफ्टर सर रोनाल्ड फिशर
जो इनका वर्क था उनको कैरी फॉरवर्ड किया उस वर्क को बाय सर एडवर्ड डेमिंग। ओके, सर एडवर्ड डेमिंग जो थे उन्होंने इस जो कंसेप्ट था डीओई का उसको क्वालिटी कंट्रोल में इंट्रोड्यूस किया। बेसिकली क्वालिटी कंट्रोल क्या होता है, तो क्यूए के स्टूडेंट जो है उनको बहुत ज़्यादा पता होगा, बिकॉज क्वालिटी कंट्रोल कंसर्न विद द फाइनल आउटकम ऑल्सो। इफ यू हैव द बेटर क्वालिटी कंट्रोल देन ऑब्वियसली द क्वालिटी एश्योरेंस विल बी 100%। ओके, सो किसी प्रोडक्ट की क्वालिटी को अश्योर करना है तो उसकी क्वालिटी को कंट्रोल करना भी बहुत जरूरी है। एंड इन द कंसेप्ट ऑफ क्यूबीडी, क्वालिटी बाय डिजाइन, वी सी दैट देयर इज ऑल्सो टर्म दैट डिजाइन। सो डिजाइन मीन्स व्हाट, इफ यू वांट द प्रोडक्ट विद द डिजायर क्वालिटी देन यू शुड गो विद द फॉलोइंग प्रोसीजर ऑफ सर्टेन क्राइटेरियाज दैट गिव डिजाइन विद दैट स्पेसिफिक क्वालिटी ऑल्सो। ओके, मतलब आपको अगर कोई प्रोडक्ट क्वालिटी का बनाना है, स्पेसिफिक क्वालिटी का, तो आपको जब फॉर्मुलेशन कर रहे हैं तभी उसकी क्वालिटी को हर स्टेप में उस क्वालिटी को इंट्रोड्यूस करते जाना है, ना कि आप फाइनल प्रोडक्ट को टेस्ट करेंगे। ओके, सो सर एडवर्ड डेमिंग जो थे उन्होंने डीओई को क्वालिटी कंट्रोल के जो पैरामीटर थे उनके साथ कनेक्ट करना शुरू किया। फिर आए थे सर जॉर्ज बॉक्स, जिन्होंने कंसेप्ट ऑफ आरएसएम दिया, जिसे हम रिस्पॉन्स सरफेस मेथोडोलॉजी बोलते हैं। जो डीओई में हम क्या करने वाले हैं, जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने वाले हैं, उनमें जो मतलब इंग्रेडिएंट है या जिसे हम बोलते हैं फैक्टर्स बोलते हैं, जो एक्सपेरिमेंट के इंडिपेंडेंट फैक्टर्स है। मतलब इंडिपेंडेंट फैक्टर मतलब ऐसे फैक्टर जो जिन्हें हम रॉ मटेरियल भी बोलते हैं बेसिकली, कि जिनके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता किसी अदर क्राइटेरिया का। जो सपोज टू भी पैरासीटामोल टैबलेट में अगर मैं कहूँ इंडिपेंडेंट फैक्टर क्या है, तो पैरासीटामोल ड्रग हो गया या फिर अदर एक्सिपिएंट हो गए, उसके बाइंडर हो गया, जो भी है वो हो गए इंडिपेंडेंट फैक्टर, उनके ऊपर कोई अदर चीज इफेक्ट नहीं करने वाली। ओके, सो दिस आर द इंडिपेंडेंट फैक्टर। उनका इफेक्ट अपने डिपेंडेंट फैक्टर पे, मतलब रिस्पॉन्स पे, मतलब जो अपना कंस्टेंट था या जो अपना आउटकम था उसमें क्या होने वाला है, वो स्टडी करने के लिए आरएसएम एक हेल्पफुल टूल है। तो इसकी जो मतलब डिस्कवरी थी वो की थी जॉर्ज बॉक्स ने। ओके, सो मूविंग फॉरवर्ड विद द ओल्ड मेथड ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन। सो यहाँ पे आप देखेंगे कि ओल्ड मेथड ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन बोल के एक टारगेट बॉक्स दिया है, टारगेट सर्कल, जिसमें कि बहुत सारे एरो पॉइंटिंग किए हैं, पर कोई भी जो है वो सेंटर टारगेट को हिट नहीं कर पाया है। बिकॉज व्हाट हैपन इन ओल्ड मेथड ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन, जस्ट वी गो थ्रू इट इन ब्रीफ। ओके, सो ओल्ड मेथड ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन क्या होता है, तो बेसिकली हम एक नॉर्मल एक्सपेरिमेंट लेते हैं टी का। ओके, सपोज वी हैव टू मेक अ टी। सो टी के लिए हमें क्या लगने वाला है, सो हमें लगेगा मिल्क, टी पाउडर, शुगर एंड हीट। ओके, ऑब्वियसली दिस इज अ रिक्वायरमेंट। सो ये बन गए हमारे इंडिपेंडेंट फैक्टर्स। ये सब जो है इंडिपेंडेंट फैक्टर्स है। तो इसमें कुछ हम आगे आने वाले जो वीडियोस हैं उनमें डिस्कस करेंगे, उनमें क्या वेरिएशन रहते हैं। अब मैं यहाँ पे एक्सपेरिमेंट को एक टाइटल दे देता हूँ, एक कंस्ट्रेंट दे देता हूँ कि मुझे जो है वो टी बनानी है विथ 10% स्वीटनेस, जो कि बन गई मेरी एक क्वालिटी कंस्ट्रेंट, एंड विथ 2 कप ऑफ टी, 2 कप ऑफ टी, ये बन गई मेरी ईल्ड। ओके, सो यहाँ पे मैंने 2 कंस्टेंट दिए, एक था रिलेटेड टू द प्रोडक्टिविटी और ईल्ड, और एक था रिलेटेड टू क्वालिटी, दैट इज अ 10% स्वीट। ओके, यहाँ पे मैंने बोला था कि अगर 1 ग्राम शुगर डालता हूँ तो 1% स्वीटनेस चाय की पड़ेगी। तो मैंने एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया। जो पुरानी मेथड थी उसमें हम बोलते थे ट्रायल एंड एरर मेथड, और उसको अगर बहुत फ्रिक्वेंटली यूज करें, एक टर्मिनोलॉजी आती थी जिसे बोलते हैं 1 फैक्टर एट अ टाइम, जिसमें हम एक फैक्टर को, एक इंडिपेंडेंट फैक्टर को वेरी करते थे विद द टाइम। ओके, सो यहाँ पे मैंने एक कप लिया या फिर वेसल लिया, एक वेसल में मैंने यहाँ पे 2 कप्स ऑफ मिल्क ऐड किया। सो यहाँ पे मैंने 2 कप्स ऑफ मिल्क ऐड किया है। ओके, 2 कप्स मिल्क डालने के बाद मैंने इसमें डाला है 10 ग्राम ऑफ शुगर। ओके, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में 10 ग्राम शुगर डाला, 2 ग्राम ऑफ टी पाउडर डाली और इसको 10 मिनट के लिए हीट किया। ओके, सो 10 मिनट मैंने इसको हीट किया। ओके, सो 10 मिनट हीट करने के बाद क्या हुआ, यहाँ पे मुझे एक रिजल्ट मिला। वो रिजल्ट था कि मुझे 1 कप ऑफ टी मिली एंड 10% स्वीटनेस के साथ मिली। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो ईल्ड कंस्टेंट था वो फुलफिल नहीं हुआ और जो क्वालिटी कंस्टेंट था वो फुलफिल हुआ। फिर मैंने क्या किया, एक सेकंड एक्सपेरिमेंट रन किया, ट्रायल एक्सपेरिमेंट, जिसमें कि मैंने अभी 4 कप मिल्क डाला, 4 कप मिल्क डाला और 10 ग्राम ही शुगर डाली, और उसके बाद 2 ग्राम ऑफ टी पाउडर डाली और उसको 10 मिनट के लिए हीट किया। ओके, 10 मिनट के लिए हीट किया। अब एक इन दोनों एक्सपेरिमेंट में आप देखेंगे तो एक ही फैक्टर जो है वो वेरी हुआ है, 1 फैक्टर एट अ टाइम, ओफैट जिसे बोलते हैं, 1 फैक्टर एट अ टाइम, ये कंसेप्ट यहाँ पे वेरी हुआ है। अगर देखेंगे तो 2 कप की जगह बस 4 कप हुआ है, बाकी के सभी पैरामीटर जो है वो सेम है। ओके, सो यहाँ पे क्या हुआ, मुझे मिला जो है रिजल्ट, उसमें आया है 2 कप ऑफ टी, 2 कप ऑफ टी। ओके, बट यहाँ पे जो स्वीटनेस आई है वो आ गई है 7% स्वीटनेस, 7% स्वीटनेस। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये तो सेटिस्फाई करता है यील्ड को, पर इसमें सेटिस्फाई नहीं हुआ अपना जो क्वालिटी पैरामीटर था, स्वीटनेस था। ओके, बिकॉज मैंने पैरामीटर की डाइल्यूशन बढ़ गया, दूध का जो वॉल्यूम था, मिल्क का वॉल्यूम, वो बढ़ने की वजह से स्वीटनेस का इंपैक्ट जो था 10 ग्राम का वो नहीं हो पाया। तो अब हमने क्या किया, और वेरिएशन बनाए और अलग अलग रेशियोज लेके देखे। ऐसे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने के बाद हमको ये जो दोनों फैक्टर थे, जो क्वालिटी कंसर्न था, क्वालिटी कंस्ट्रेंट और ईल्ड कंस्ट्रेंट, दोनों फुलफिल हुए। तो दोनों फुलफिल होने के लिए हमको सपोज यहाँ पे 12 से 13 एक्सपेरिमेंट करने पड़े, और ये होने के बाद, ये एक्सपेरिमेंट हो जाने के बाद अगर मैं बोलता हूँ कि अभी मुझे 20% स्वीटनेस की चाय बना के दो विथ 4 कप्स ऑफ टी, तो इसके लिए मेरे को फिर से कुछ एक्सपेरिमेंट रन करने पड़ेंगे, क्योंकि ये डाटा जो था ये रैंडम ट्रायल एंड एरर बेसिस पे था, इसमें कुछ ऐसी लिनियरिटी या स्टैटिस्टिकल जो ऑप्टिमाइजेबिलिटी रहती है वो नहीं थी। इस वजह से फिर मेरे को हर बार अगर मैं कुछ कंस्टेंट चेंज करता हूँ तो हर बार ट्रायल एंड एरर एक्सपेरिमेंट रन करने पड़ेंगे। इसका जो एक बैड इंपैक्ट हुआ था वो क्या हुआ था, देखिए, तो इस वजह से क्या होता था, पहले तो जो रॉ मटेरियल लगने वाला है वो ज़्यादा लगता था। ओके, रॉ मटेरियल ज़्यादा लगने लगा, फिर उसके बाद टाइम कंज्यूमिंग था। ओके, फिर इसमें कोई कोरिलेशन नहीं था, मतलब जो इनपुट वेरिएबल्स थे अपने, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स थे, उनमें कोई कोरिलेशंस नहीं थे या उनकी इंटरेक्शन स्टडी नहीं थी
बेसिकली कोरिलेशन से भी ज़्यादा इंटरेक्शन स्टडीज़ नहीं थी, तो हम पता नहीं कर सकते थे। उसके बाद इन सब वजह से क्या होता था, जो प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च होता था उसको जो था वो डिले होता था, प्रोडक्ट लॉन्चिंग में डिले होता था। उसकी वजह से क्या होता था, जो प्राइसिंग था कंपनी का वो भी बढ़ जाता था। प्राइसिंग जो था, सॉरी जस्ट अ सेकंड, प्राइस बढ़ जाता था यहाँ पे। ओके, सो दिस आर सम the troubles which get faced by the old experimentation method in pharmacy and other fields also. Okay, so now what happened, we come with the method of design of experiment. So आप अगर देखेंगे पिछली स्लाइड और इस स्लाइड में, तो यहाँ पे टारगेट जो है बहुत बड़ा दिया है। ओके, ये फुल जो टारगेट बोर्ड है आपका टारगेट सेंटर बना है, आपको इसमें से एम करना है सेंटर पॉइंट पे। और यहाँ पे आप अगर देखेंगे डीओई मेथड में, तो यहाँ पे जो अदर टारगेट स्पेस है, जो निग्लिजिबल टारगेट स्पेस है, इसको पहले ही ब्लॉक कर दिया है, मतलब अवॉइड किया है। आपका फोकस जो रहना चाहिए वो इस स्पेस पे रहना चाहिए, सेंटर स्पेस पे, जिससे कि आपकी एक्यूरेसी बढ़े, प्रोडक्ट के लिए जो एक्यूरेसी है कंस्टेंट पाने के लिए वो बढ़े। तो इसमें हमने क्या किया, जो निग्लिजिबल रन्स थे या जो निग्लिजिबल एक्सपेरिमेंट है उनको हमने पहले ही सॉर्ट कर दिया कि वो एक्सपेरिमेंट करेंगे तो ईल्ड नहीं आ सकती। सपोज मैं बोलता हूँ कि मुझे जो एक्सपेरिमेंट है, सपोज जस्ट अ सेकेंड, अगर मैं बोलता हूँ मुझे 2 कप ऑफ टी चाहिए, 2 कप ऑफ टी चाहिए, और मैं अगर इसके लिए 1 कप ऑफ मिल्क यूज़ करूँगा, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू मेक 2 कप ऑफ टी, ओके, विद 1 कप ऑफ मिल्क, ऑब्वियसली। सो दिस इज कॉल्ड अ बैड एक्सपेरिमेंट। सो इसको हम पहले ही कैंसिल करेंगे, इसको करने ही नहीं वाले। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हेल्प लेते हैं एक स्टैटिस्टिकल टूल का, जिसे हम बोलते हैं डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट। वो क्या करता है, आपको कुछ आपके इनपुट वेरिएबल्स की जो क्वांटिटी आपके पास मौजूद है, जो आपके पास इनपुट वेरिएबल्स है, मतलब टी पाउडर, शुगर, मिल्क जो है आपके पास जिस क्वांटिटी में है, आप उसको क्वांटिफिकेशन दीजिए। फिर आपको वो कुछ सर्टन अमाउंट ऑफ 4 या 3 एक्सपेरिमेंटल रन बना के देगा। उस एक्सपेरिमेंटल रन को या उन एक्सपेरिमेंट को आप जब परफॉर्म करेंगे तो उससे सॉफ्टवेयर अंडरस्टैंड करेगा, उससे जो है वो अंडरस्टैंड करेगा कि कौन सा फैक्टर किस तरीके से इंपैक्ट कर रहा है। अगर मैं बोलता हूँ कि शुगर बढ़ाने से स्वीटनेस बढ़ती है, तो स्वीटनेस ऑब्वियसली बढ़ेगी, तो वो उस हिसाब से उस एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट को इनकॉर्पोरेट करके स्टडी करेगा। उसके बाद अगर मैं उससे बोलता हूँ, कोई कमांड देता हूँ कि मुझे 10% या 20% स्वीटर चाय चाहिए, तो उस हिसाब से वो उस फैक्टर को एडजस्ट करेगा। और यहाँ पे और एक एडवांटेजेस ऐसा है कि ये मल्टीपल फैक्टर को एक साथ कोरिलेट कर सकता है, मल्टीपल फैक्टर की इंटरेक्शन स्टडीज कर सकता है। वन फैक्टर में क्या होता था कि एक ही फैक्टर को वेरी करते थे, अदर को कांस्टेंट रखे। अगर आप एक एक्सपेरिमेंट को देखें चाय के ही, तो आप देखते हैं जब चाय बनती है, अगर मैं बोलता हूँ कि शुगर बढ़ाने से स्वीटनेस बढ़ती है, ओके, शुगर बढ़ाने से स्वीटनेस बढ़ती है, बट एट द सेम टाइम अगर मैंने शुगर, एक एक्सपेरिमेंट में शुगर को 10 यहाँ पे ग्राम लिया है और दूसरे में मैंने शुगर को 20 ग्राम लिया है, ओके, तो आप बोलेंगे कि इस वाले जो एक्सपेरिमेंट रन में स्वीटनेस ज़्यादा रहेगी। पर मैंने अगर बोला कि इस एक्सपेरिमेंट में मैंने 2 ग्राम चाय का जो मसाला है या टी पाउडर है वो डाली है, टी पाउडर डाली, और इसमें मैंने 20 ग्राम टी पाउडर डाली है। अब मैं अगर बोलूँ कि कौन सी चाय जो है ज़्यादा स्वीटर रहेगी, तब आप करेंगे कि सेकंड नंबर की चाय जो है वो कम स्वीट रहेगी और जो फर्स्ट नंबर वाली है वो ज़्यादा स्वीट। बिकॉज यहाँ पे क्या होगा, सेकंड फैक्टर का इंपॉर्टेंस बढ़ गया। सेकंड फैक्टर का जो एक रिस्पॉन्स आएगा फर्स्ट फैक्टर पे, वो भी कंसिडरेबल क्राइटेरिया रहता है, उसलिए हमको इंटरेक्शन स्टडीज़ की जरूरत पड़ती है। और ये ओल्ड फैक्टर मेथड में बहुत ही, मतलब वन फैक्टर एट अ टाइम में बहुत ही निग्लिजिबल, मतलब देखने को ही नहीं मिलता है, क्योंकि उसमें इंटरेक्शन स्टडी है ही नहीं। सो इस वजह से हमको क्या करना पड़ा, इस न्यू मेथड को इनकॉर्पोरेट करना पड़ा। सो अगर मैं यहाँ पे एक लास्ट स्लाइड को अगर क्वेश्चनिंग करूँ आपसे कि व्हाट इज योर चॉइस, तो मैं आपको यहाँ पे 2 सिनेरियो देता हूँ, 2 कंडीशन देता हूँ। माय फर्स्ट कंडीशन इज दैट इफ यू हैव अ स्मॉल डिस्टेंस टारगेट, ओके, सो आप इनमें से 1 या फिर 2 विद स्कोप विदाउट स्कोप, इनमें से कौन सी गन यूज़ करेंगे। और मेरा सेकंड जो एक कंस्टेंट है वो है लॉन्ग डिस्टेंस शॉट, जो अगर लॉन्ग डिस्टेंस आप कोई एक टारगेट पे एम ले रहे हैं तो आप कौन सी गन यूज़ करेंगे। इसका जो रीजनिंग है वो आपको पता होना चाहिए, ओके। सो ये जो रीजनिंग है आप कमेंट बॉक्स में भी डाल सकते हैं या फिर आप मुझे डीएम भी कर सकते हैं। सो बिकॉज दिस इज वॉट वाई इंपॉर्टेंट, आपको यहाँ पे चॉइस और सिलेक्शन क्राइटेरिया मेन रोल प्ले करता है इन डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट। जब आप समझेंगे कि आपको किस चीज़ को किस एक्सपेरिमेंट के लिए चूज करना है या किस डिजाइन को किस एक्सपेरिमेंट के लिए चूज करना है, ये यही से बेसिक से स्टार्ट होगा। सो वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, थैंक यू सो मच।